फ्रेंड्स, एकेडमिक स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो आज हम लीट में आने वाले क्वेश्चंस ऑप्शनल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए फ्लैट सर्फेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ए लेथ मशीन इफ द कटिंग टूल मूव्स। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्क पीस, दूसरा दिया है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्क पीस, तीसरा दिया है एट एंगल ऑफ 45 डी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द वर्क पीस। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ टूल होता है, आपका टूल जो वर्क पीस होता है वो रोटेट करता है, और जो वर्क पीस होता है वो इसके परपेंडिकुलर वर्क करता है। तो हमें क्या मिलता है? फ्लैट सरफेस मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोन पुल्ली ड्राइव इन लेथ? ए, ड्राइव द lead screw, B, change the spindle speed, C, drive the tailstock, D, all of these। तो कोन पुल्ली का जो ड्राइव मैकेनिज्म होता है उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है चेंज द स्प्लिंडल स्पीड। स्प्लिंडल की स्पीड को चेंज करने के लिए उसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द following is a mechanism for mechanized movements of a carriage along longitudinal axis, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, एप्रन और सैडल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर एप्रन हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ अ टेपर टर्निंग प्रोसेस इज टू। टेपर टर्निंग प्रोसेस का क्या फंक्शन होता है? reduce the diameter of a workpiece along its length, reduce the diameter by removing material about an axis of offset from the axis of workpiece, remove the material from the end surface of the workpiece, all of above। तो इसका राइट आंसर क्या है? reduce the diameter of a workpiece along its length, reduce the diameter of a workpiece along its length। तो टेपर प्रोसेस का यही इसका फंक्शन होता है कि ये क्या करता है, इसके लेंथ के अलॉन्ग क्या करता है? डायमीटर को कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग शार्प एंड्स ऑफ अ वर्कपीस इज कॉल्ड नर्लिंग, ग्रूविंग, फेसिंग, चैम्फरिंग। तो ये क्या कहलाता है? चैम्फरिंग कहलाता है, ठीक है। चैम्फरिंग क्या होता है? चैम्फरिंग जब हमारा कोई टूल होता है वो, ठीक है, तो इस पार्ट को हम क्रिएट करते हैं, इसको क्या कहते हैं? चैम्फरिंग कहते हैं, ठीक है। In an isolated system can be transferred between the system and its surroundings. Only energy, only mass, both energy and mass, neither energy nor mass। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम में neither energy nor mass, ठीक है, दोनों का ट्रांसफर नहीं होता है सराउंडिंग एंड सिस्टम के बीच। ओपन सिस्टम में क्या होता है? ओपन सिस्टम में दोनों का ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता। और आइसोलेटेड जो होता है उसमें किसी का ट्रांसफर नहीं होता, न तो एनर्जी का न तो मास का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? जो मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी? प्रेशर। प्रेशर क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव क्या होती है? मास पे डिपेंड नहीं करती। एक्सटेंसिव क्या होती है? वो मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। हाउ इज एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर्ड? एब्सोल्यूट प्रेशर का मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाउ इज एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर? गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नन ऑफ एबव। तो गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हमारा क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। ये आपको क्या थी? जीरो प्रेशर लाइन थी, ठीक है। यहाँ पे आपको जीरो प्रेशर लाइन, और ये क्या थी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर जब मेजर करना होता है तो अब गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों को जब मेजर करते हैं तो आपको क्या मिलता है? एब्सोल्यूट प्रेशर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम, नन ऑफ एबव। तो ये क्या करता है? जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो मास पे डिपेंड करती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो मास पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, आप इन बातों को याद रखिएगा। एन आइसोबेरिक प्रोसेस हैज कांस्टेंट डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। आइसोबेरिक प्रोसेस में हमारा क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। तो हीट को वर्क में कौन सा डिवाइस हमारा कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल जनरेटर, आईसी इंजन, कंडेंसर, ऑल ऑफ एबव। तो आईसी इंजन क्या होता है? ये हमारा हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आईसी इंजन क्या करता है? हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। लैंकेशायर बॉयलर्स आर ठीक है, एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर, इंटरनली फायर्ड बॉयलर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ एबव। तो ये क्या होता है? ये हमारा इंटरनली फायर्ड बॉयलर होता है, ठीक है। ये हमारा इंटरनली फायर्ड बॉयलर होता है। तो बॉयलर्स के टाइप मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा अभी। स्मोक ट्यूब बॉयलर have large water to steam ratio, hence have high evaporation rate, are slow in operation, temperature stresses inducing failure of a feed water arrangement are maximum, all of above। तो ये क्या होता है? स्लो इन ऑपरेशन, ठीक है। तो स्मोक ट्यूब बॉयलर हैव अ लार्ज वाटर टू स्टीम रेशियो, तो ये क्या होता है? आर स्लो इन प्रोसेस, ठीक है। वाटर स्टीम रेशियो क्या होता है? हाई होता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका प्रोसेस स्लो है, ठीक है, ऑपरेशन क्या है? स्लो है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स फॉर अ रिएक्शन टर्बाइन। रिएक्शन टर्बाइन के लिए कौन सा हमारा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। पहला, फ्लो ऑफ वाटर कैन बी रेगुलेटेड विदाउट एनी लॉस, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एयर सुटेबल फॉर लो हेड्स, वाटर फ्लोस एट एटमॉस्फेरिक कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द रनर। तो कौन सा आपको 1 और 4 ये वाला क्या है? आपको राइट स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? वाटर फ्लो एट अ कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द रनर, पहला राइट है। फ्लो ऑफ वाटर कैन बी रेगुलेटेड विदाउट एनी लॉसेस, तो वाटर का फ्लो रेगुलेशन। इन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 स्ट्रोक ऑफ अ पिस्टन, 2 रिवोल्यूशन ऑफ अ क्रैंक, 3 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन, 4 रिवोल्यूशन ऑफ अ क्रैंक, ठीक है। तो 2 रिवोल्यूशन ऑफ अ क्रैंक, इसमें हमारा क्या हो जाता है? 4 स्ट्रोक इंजन की साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक, इसमें क्या होती है? हमारी जो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? आपका पिस्टन होता है, यहाँ पे क्या लगा होता है? क्रैंक शाफ्ट लगी होती है, ठीक है। तो क्रैंक शाफ्ट जब हमारी क्या करेगी? 2 रिवोल्यूशन पूरा करेगी, तो उसमें क्या होगा? हमारी चारों साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। विच टाइप ऑफ बियरिंग आर नोन एज एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग। तो कौन सी हमारी एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग है? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग ये क्या है हमारा? ये है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग्स, ठीक है। रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग क्या है? एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। इन द रोलर बियरिंग्स विच टाइप ऑफ रोलिंग एलिमेंट आर यूज्ड? सिलेंड्रिकल रोलर, टेपर रोलर, स्फेरिकल रोलर, ऑल ऑफ एबव। तो ये क्या है? ऑल ऑफ एबव, ठीक है। सभी प्रकार के हमारे रोलर यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी लो इन बॉल बियरिंग। तो हमारी जो बॉल बियरिंग होती है उसमें लोड कैपेसिटी हमारी लो क्यों होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, ड्यू टू लाइन कॉन्टैक्ट बिटवीन इनर रेस एंड द बॉल, ड्यू टू ग्रेटर एक्सियल लेस रेडियल डायमेंशंस, ड्यू टू पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन इनर रेस एंड द बॉल, ठीक है। तो हमारी जो बॉल बियरिंग होती है उसमें क्या होता है? इनर सरफेस एंड बॉल, इसमें क्या होता है? पॉइंट कांटेक्ट होता है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे पॉइंट। तो इसका क्या है? ओनली 4 ऑप्शन वाला राइट है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ड्यू टू पॉइंट कांटेक्ट बिटवीन इनर रेस एंड द बॉल, ठीक है। ड्यू टू पॉइंट कांटेक्ट बिटवीन इनर रेस एंड द बॉल, इसमें क्या होता है? पॉइंट कांटेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग हैव ग्रेटर एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी, थ्रस्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी, रेडियल लोड कैरिंग कैपेसिटी, ऑल ऑफ अबव। तो इसमें क्या होता है? रेडियल लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? इसकी ग्रेटर होती है, ठीक है। रेडियल लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी क्या होती है? ग्रेटर होती है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? जॉ क्लच इज अ पॉजिटिव क्लच, the power transmitting capacity of a friction clutch is inversely proportional to the coefficient of the friction between contacting and driven plates in the friction clutch are held together due to radial force applied by the helical spring, all of above। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जॉ क्लच इज अ पॉजिटिव क्लच। तो जॉ क्लच क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा क्या है? पॉजिटिव क्लच होता है, ठीक है। ये आपको मैंने जॉ क्लच की फिगर दिखाया, ठीक है।
Determine torque transmitted on the pinion shaft if torque transmitted on the gear shaft is 20 न्यूटन मीटर, तो कंसीडर गियर रेशियो 4। ठीक है, तो क्या करना है आपको, डिटरमाइन टॉर्क ट्रांसमिटेड ऑन अ पिस्टन शाफ्ट। ठीक है, तो कितना टॉर्क ट्रांसमिट होगा, 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, गियर रेशियो 4 हो गया, 20 न्यूटन मीटर दिया है, तो आपको कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन मीटर। ये क्या है, टॉर्क है ट्रांसमिटेड ऑन द पिस्टन शाफ्ट। ठीक है, which of the following statement is or true for gear drive? They can used for long center distances. They are used for transmitting power between non-intersecting and parallel shaft. They cannot be used for a high reduction ratio. All of above. दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग पावर बिटवीन नॉन इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल शाफ्ट। ठीक है, तुम्हारे गियर अरेंजमेंट का कहाँ यूज होता है, ठीक है, गियर ड्राइव का यूज कहाँ होता है, गियर ड्राइव का यूज दे आर ट्रांसमिट पावर बिटवीन नॉन इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल शाफ्ट। ठीक है, इन विच पावर ट्रांसमिटिंग ड्राइव पॉलीगन इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेन ड्राइव। ठीक है, इन द पावर ट्रांसमिटिंग ड्राइव पॉलीगन इफेक्ट किस में ऑब्जर्व होता है, चेन ड्राइव में। What is meant by gear ratio? The gear ratio of a pinion speed and gear speed. The ratio of a number of a teeth on pinion and number of teeth on gear. Both A and B, none of these. तो ये क्या होता है, the ratio of a pinion speed and gear speed. ये हमारा क्या कहलाता है, gear ratio. पिनियन स्पीड और गियर स्पीड, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, गियर रेशियो कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द गियर्स आर यूज टू कनेक्ट टू इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एक्सिस। तो हमारे जो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एक्सिस हैं उसको जो कनेक्ट करने के लिए कौन सी हमारी जो है गियर यूज़ किए जाते हैं, क्रॉस हेलिकल गियर, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, बेवल गियर, ऑल ऑफ एबव। तो हमारे जो टू इंटरसेक्टिंग होते हैं, ठीक है, टू इंटरसेक्टिंग एक्सिस जो हमारे होते हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए कौन सा गियर, बेवल गियर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम up to proportional limit, stress is inversely proportional to strain, force is directly proportional to distance, stress is directly proportional to strain, strain is directly proportional to stress। ठीक है, स्ट्रेस इज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसा कि आप जानते हैं स्ट्रेस हमारा क्या होता है, स्ट्रेस को हम सिग्मा से दिखाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ई मतलब स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। आपसे क्या पूछा है, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट तक हमारा जो है स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, स्ट्रेन के होता है। ठीक है, जैसे कि ये आपको क्या है, ये आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आती है, हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट आती है, तो यहाँ तक हमारा क्या होता है, ये हमारा स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ पे आती है कहीं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या आती है, प्रोपोर्शनल लिमिट, तो यहाँ तक हमारा जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है, ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नन ऑफ एबव। तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, जैसे कि आप जानते हैं स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन ये क्या है, डिफॉर्मेशन है, चेंज क्या हो जाता है, इसी को आप क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन कहते हैं। पर यूनिट लेंथ ये अगर 1 हो जाए तो डिफॉर्मेशन अपॉन 1, तो ई इक्वल टू क्या आ जाता है, डिफॉर्मेशन। ठीक है, पर यूनिट लेंथ में एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ 1 हो जाएगी, तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ क्या हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट। किस मटेरियल का हमारे जो है वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं होता, हीट ट्रीटेड स्टील, कंक्रीट, कार्बन फाइबर, ऑल ऑफ एबव। तो सभी का क्या होता है, इसमें वेल डिफाइंड हमारे यील्डिंग पॉइंट नहीं होते हैं। ठीक है, यील्डिंग पॉइंट कहाँ मिलता है आपको, यील्डिंग पॉइंट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में मिलता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ अ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका किसका, FOS, जिसको आप जानते हैं FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये किसका किसका रेशियो होता है, वर्किंग स्ट्रेस एंड अल्टीमेट स्ट्रेस, यील्डिंग स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ एंड वर्किंग स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस, इन दोनों के हम रेशियो को क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो हमारा कहाँ तक जो हमने जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ तक सेफ है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे डिपेंड करता है। और ये किसका किसका रेशियो होता है, यील्ड स्ट्रेंथ एंड वर्किंग स्ट्रेंथ। ठीक है, जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस होता है और यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ठीक है,
elongation of a bar is 0.5 mm when a tensile stress 200 Newton per meter square per millimeter square act on it. Determine original length of a bar if modulus of elasticity is 150 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको कितना दे दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो स्ट्रेस होता है ये किसके प्रोपोर्शनल, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो स्ट्रेस जब ये प्रोपोर्शनल की कांस्टेंट हटता है तो आपको क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस कहते हैं। स्ट्रेस की वैल्यू आपको कितना दी हुई है, 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको किसकी वैल्यू, स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है। ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, ई की वैल्यू आपको ये दी हुई है, सिग्मा की वैल्यू आपको ये दी हुई है। ई की वैल्यू कितना है, 150 इंटू 10⁻3। ठीक है, 150 इंटू 10⁻3 क्या है, ये ई की वैल्यू है और ये क्या है, किसकी, सिग्मा की वैल्यू है। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है, स्मॉल ई बराबर क्या होता है, स्मॉल ई बराबर, तो इलोंगेशन कितना हुआ है 0.5। ठीक है, 0.5 क्या इलोंगेशन है और अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो आप अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे 200 इक्वल टू 150 इंटू 10⁻3 इंटू 0.5 अपॉन कैपिटल एल, स्मॉल एल। ठीक है, तो स्मॉल एल क्या हमारी ओरिजिनल लेंथ है, तो वही आपको ओरिजिनल लेंथ फाउंड करनी है। तो इस फॉर्मूले में रख के आप ओरिजिनल लेंथ फाउंड करेंगे। ठीक है, तो आपको कितनी आएगी ओरिजिनल लेंथ, 375.93 mm। ठीक है, तो आपको ओरिजिनल लेंथ कितना आ जाएगा इसी फॉर्मूले में पुट करने से, 375.93 mm। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और MCQs का वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।